कब हटा? चलो ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब देखो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं अपन देखते हैं, तो जिसमें अपन ने पहला टॉपिक देखा था कि परंपरागत जो भारतीय समाज है उसके क्या लक्षण अपन वो देखने का प्रयास करते हैं। अब बात है ट्रेडिशन की बात। अब आप चले जाओ एंशिएंट पे, इसलिए बता रहा हूँ, देखो हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए। अब हिस्ट्री का अपने को पता होना चाहिए एंशिएंट काल में कैसे क्या था। ठीक है, अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि जो पहले जो था अपना मूल्य व्यवस्था के तहत चलता था। और मैं सही बता रहा हूँ, जैसे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। जैसे आप लोगों को ना अभी नहीं पता होगा, अपन तो धीरे धीरे अपन आजकल के बच्चों को नहीं पता रहता। जैसे ना अपने पेरेंट्स से पूछना, वो अपना आज जो जिम्मेदारी अपनी उठा रहे हैं उसका कारण ये नहीं है, उनका कारण है कि ये मूल्य व्यवस्था सिस्टम बनी हुई है। जैसे मेरे पापा बोलते हैं कि भाई हमारी एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें पढ़ाए लिखाए सक्षम बनाए, तुम्हारी शादी करी है, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सिस्टम चलता था अपने, मतलब ये ट्रेडिशन वैल्यूज है। ऐसा नहीं है कि कानूनी राइट्स नहीं है, ये चीज़ समझो, कोई चीज़ समझ में आया? कानून कहीं बोलता है कि अपने बेटों की शादी तुम करो मतलब समझ में आया ना? तो मतलब पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हैं। ठीक है, मतलब जो भी है कि ट्रेडिशन वैल्यूज बोलते हैं कि जैसे मान लो कि एक अगर माता पिता अपनी बेटी को अगर शादी करते हैं अच्छे घर में, मतलब वो सारी चीज़ें, तो उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। इस टाइप की जो चीज़ें हैं, तो ये वैल्यू सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, मान लो कि जैसे धार्मिक कार्य करना, हज यात्रा करना, या मान लो कि 4 धाम यात्रा करना, ये सारी चीज़ें ये वैल्यू सिस्टम है। अरे ये कोई कानून को किसी किताबों में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, आप दान दक्षिणा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ये वैल्यू सिस्टम है आपका। आप जैसे वैल्यू से जन्म लियो, आपकी जैसी वैल्यू सिस्टम है, आप उसी के आधार पर काम करोगे। ठीक, तो आप जो अपना जो समाज है वो मूल्य व्यवस्था पर आधारित होता था। इसलिए देख लो ना इंडियन सिस्टम में ये बोला जाता है कि जैसे भाई कोई गलत कर रहा है, ठीक है, अगर आप उसका सामना करने के लिए सक्षम नहीं हो तो सब ऐसी बात आप बोलोगे कि भगवान देख रहा है, इसका जो न्याय है आपको नहीं कर सकता तो भगवान करेगा। मतलब एक बिलीव होता था कि भाई सब ऐसी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका आप सामना नहीं कर सकते। ठीक, तो अपन कहीं ना कहीं अपने वैल्यू सिस्टम ऐसा होता है कि जो चीज़ों को बनाती है। तो परंपरा का जो मूल्य व्यवस्था सिस्टम है उस पर आधारित है भारतीय समाज। आज भी अपन देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक, धर्म की प्रधानता, ठीक है, आज ही अपन देख लो, चाहे कहीं पे भी चले जाओ, चाहे अपन पढ़ाई से ले ले, चाहे कितना इंजीनियर बन, मैं जैसे वही एग्जांपल दे रहा था इसरो चीफ का, तो वो उसने भाई ठीक है साइंस में पढ़ाई की, सब कुछ किया, अपन साथ में वो क्या कर रहा है, मंदिर भी जा रहा है, वहाँ पूजा भी कर रहा है, सब कुछ वो सारी चीज़ें कर रहा है। ठीक, तो उस ज़माने में ऐसा होता था कि परंपरागत तो सारी चीज़ें धार्मिक थे, परंतु आजकल है मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे मान लो कि अपन को नई बाइक खरीदते हैं तो सबसे पहले मंदिर उसको ऐसे लेके जाते हैं। तो मेरा कहना मतलब कि आज भी कुछ ना कुछ धार्मिक तत्वों की तो प्रधानता है ही ना। शादी में देखो धार्मिक तत्वों की प्रधानता है। आज चाहे कितना भी कोर्ट मैरिज सिस्टम है, पर कौन करना चाहता है कोर्ट मैरिज सिस्टम? सब आज भी अपने सब जो अपनी जो परंपरा है उन्हीं के आधार पर करना चाहते हैं। ठीक, फिर दूसरी भी जो अपनी ट्रेडिशनल जो वैल्यूज थी उसमें था पुरुषार्थ में आता था धर्म, मतलब हज यात्रा करना, ये सारी चीज़ें, दान दक्षिणा करना, ये सारी चीज़ें। अर्थ मतलब पैसे कमाना। ठीक है, काम कुछ काम करते रहना चाहिए, जीवन में श्रम करोगे तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, मोक्ष स्वाभाविक सी बात है कि जब आप ये धर्म अर्थ और काम अच्छे से अपने जीवन में करोगे तो तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी धार्मिक चीज़ें थी। ठीक है, इसी के आधार पर आजकल कौन इनके आधार पर चलता है देखो आजकल क्या चीज़ें हो गया, मोक्ष तो गया भाड़ में। ठीक है, अर्थ सबसे ज़्यादा महत्व हो गया, पैसा। तो इसीलिए वो कौन सा गाना है, अपना सपना मनी मनी, वो मूवी है, मतलब समझ रहे हो ना। धर्म, ठीक है, धर्म होगा तो ओनली दिखावटी होगा वो, मतलब उसमें वो तत्व नहीं होंगे, वैल्यू सिस्टम ये सब चीज़ें नहीं होगी, वो दिखावटी हो गया धर्म का बाजारीकरण हो गया। हाँ, पंडित का पुजारी, भाई ये मेरा इतना पैसा दे ले, मेरा ये काम करवा दे तो उस तरीके का हो गया आज जो सबसे ज़्यादा प्रधानता है। इसलिए बोलते हैं ना आज का युग अर्थ युग है, आर्थिक युग है। इसमें पैसा है तो सब कुछ आपके पास। ठीक है, तो परंतु ये गलत है, इन चीज़ों को बैलेंस बना रहना चाहिए, तभी सोसाइटी है ना अच्छे तरीके से चल पाती है। चीज़ याद रख लें। फिर आते हैं ऋण। ठीक है, तो देखो देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऋण होती है। जैसे इसीलिए बोला जाता है कि अपने जो पूर्वज है, अपने माता पिता है, उनके प्रति ऋणी रहना चाहिए। ठीक है, गुरुजनों के प्रति ऋणी रहना चाहिए। ठीक है, आपको कोई भी सिखा रहा है आपको जीवन में तो उसका हमेशा ऋणी बना रहना चाहिए। ठीक, यज्ञ के भी सिद्धांत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम चलती थी, पर आजकल इन चीज़ों का कोई महत्व रहा नहीं, धीरे धीरे इनका महत्व कम होता जा रहा है। ठीक,
अगला कर्म फल, जैसे आप भाई आज भी अगर आप सुनोगे जो माँ बाप है, जो मान लो कि 19वीं सेंचुरी के जो माँ बाप, वो बोलेंगे भाई जैसे जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोगोगे आप जीवन में, ठीक है। पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते थे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो कर्म फल होता है, देखो एक संचित कर्म होता है। अब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर मैं इसके बारे में बहुत अच्छा खासा जानता हूँ। पर बस इतना समझ लो कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा भुगतोगे। मतलब जैसा बीज बोओगे, अगर मान लो कि जैसे कबीर बोलता था कि अगर बबूल का बीज बोया तो भाई बबूल का ही तो पेड़ उगेगा, तो सवाल तो आपको कांटे मिलेंगे। अगर आम का बीज बोया तो आम मिलेंगे आपको खाने के लिए। तो वैसा जैसा कर्म करोगे, गलत कर्म करोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको परिणाम में गलत भुगतना पड़ेगा, ठीक। अब बात आती है आश्रम व्यवस्था सिस्टम। तो ये पहले चलता था, अपन भी जानते हैं सारी चीज़ें। 0 से 25 वर्ष तक क्या है, ब्रह्मचारी आश्रम। मेरा तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो ये भी ख़त्म हो गया पर अभी भी यही चल रहा है, ठीक है। तो ये अब देखो, ये साइकिल पीरियड है, इससे कोई फॉलो नहीं होता है। अब देखो रियलिटी में होना चाहिए 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम। ये किसकी आवाज़ म्यूट करो, ठीक है। 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम होना चाहिए, ठीक है। 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 तक संन्यास आश्रम। पर आजकल देख रहे हैं कि रेयरली 1% लोग ही है जो इसका फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं करते हैं आज भी फॉलो, परंतु बहुत रेयर मिलेंगे आपको ऐसे लोग। 1% लोग मिल जाए वो बड़ी बात है। फिर दूसरी अपनी परंपरागत वैल्यू क्या थी, वर्ण व्यवस्था सिस्टम थी, ठीक है। पर याद रखना कि वर्ण व्यवस्था पहले से मजबूरी में वो बात भी सही है, जबरदस्ती कराया जाता है। अरे आजकल तो मैं तुम्हें एक और चीज, चलो मैं थोड़ा कॉमेडी करवा देता हूँ यहाँ पे। कुछ एग्जांपल आपको ऐसे अभी देखने को मिले होंगे कि देखो ये एज होती है कि घर परिवार छोड़ के आप वनों में निकल जाओ, ठीक है। इस एज में अभी देख रहे हो कुछ लोग शादी किए हैं अभी, याद है बहुत सारे लोग इस एज में शादी कर रहे हैं। सोच लो लोग जाके दोबारा दूसरी तीसरी शादी। वन भी तो होने चाहिए, वन में जाने के लिए वन भी तो होने चाहिए अभी। अरे देखो मैं एक चीज़ मैं बताता हूँ, वन इसका मतलब ये नहीं होता है। मैं जैसे सुनो, मैं इस्कॉन में रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान से समझना। अगर ये समझना, सुनो ध्यान से। देखो ब्रह्मचार्य का जो नियम होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुरुकुल में जाके अब तुम बोलोगे गुरुकुल तो कहीं पे है नहीं। इसका ये मतलब होता है कि आप नैतिक रूप से आप जो अपनी पढ़ाई लिखाई उस पर काम करो, ठीक है। और ब्रह्मचार्य का पालन करो। ब्रह्मचार्य का इतना मतलब ये होता है कि जो सेक्सुअल लाइफ होती है उससे दूर रहो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस एज में तो सबसे ज़्यादा कर्म कांड करते हैं लोग मतलब लिव इन रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ें। तो ये है ब्रह्मचार्य का मतलब, ये होता है कि आप सेक्स लाइफ से दूर रहो, क्योंकि सेक्स लाइफ के लिए ये चीज़ें बनी हुई है। गृहस्थ आश्रम आपको अगर मान लो कि सेक्स लाइफ में जाना, तो भाई इसमें इंटर करो, आप गृहस्थ आश्रम में जाओ, ठीक है। अब इसमें परिवार की जिम्मेदारी संभालो, ये सारी चीज़ें। अब ये एज होती है कि आपको, इसका मतलब ये नहीं वनों में चले जाना, इसका मतलब ये होता है कि अब आप पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्ति हो जाओ और अपना ध्यान है ना अध्यात्म की तरफ लगा दो। समझ में आया? आप अपने आप को जो पारिवारिक जिम्मेदारी उनसे हटा लो, अपने बेटे को पारिवारिक जिम्मेदारी अपना सौंपो, और फिर उसके बाद में अपना ध्यान है जो भगवान की तरफ धीरे धीरे लगाने लगो। फिर इसके बाद यहाँ पे थोड़ा, हाँ हम करते हैं सर मेडिटेशन, हाँ सालों से करते हैं, अच्छा लगता है मेडिटेशन। नहीं करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला चीज़ है 75 से 100 वर्ष। इसमें होता है बिल्कुल डी अटैचमेंट। आप परिवार की कोई चिंता नहीं करोगे, परिवार में कौन मर रहा है कौन जी रहा है, डी अटैचमेंट हो जाओ। और मैंने है ना एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो ना, तो आपकी रेस्पेक्ट है ना उतनी उस घर में गिरती जाती है, चीज़ याद रख लेना। अगर जैसे मान लो कि आप जैसे आजकल देख रहे हो, जैसे वृद्ध लोग होते हैं, ठीक है, अगर वो परिवार से अटैच रहते हैं ना, तो उनका मान सम्मान नहीं होता, कोई भी कुछ बोल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इशू रहता है, तो वो अपन देखेंगे आगे भी। ये भी एक प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी में। अपन जब सोशल जस्टिस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे वृद्धों को लेके गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। आगे देखो, वर्ण व्यवस्था सिस्टम है। तो वर्ण व्यवस्था सिस्टम पहले क्या थी, कर्म आधारित थी। भाई जो जैसा कर्म करेगा उसके आधार पर चिन्ह, जैसे मान लो सब ऐसी बात है, अभी एक IAS भी है, IPS भी है, ये सारी रैंक है। अब ये किस आधार पर मिलते हैं, आपके जैसे नंबर आएंगे वैसे मिलती है। तो ये क्या हो गया, आपके नंबर के आधार पर डिवीजन हो गया। तो वैसे कर्म के आधार पर होता था कि काम का बंटवारा, कि जैसे मान लो आप कुमार का काम अच्छा कर रहे हो तो आप कुमार बन जाओ, ठीक है। अब न्याय का काम अच्छा कर रहे हो तो वो करो, ठीक है। बाद में क्या हो गया, जन्म के आधार पर हो गया। इसके कारण क्या हो गया, जाति व्यवस्था बन गई, और ये जो कि बहुत गलत है।
मतलब देखो आज भी अपन ये चीज़ जानते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें है भाई सब ऐसी बात है, कोई जैसे मान लो कोई फौजी में जा रहा है तो उसमें क्षत्रिय के गुण है इसलिए जा रहा है वो। अब इसको जन्मजात नहीं मानना चाहिए, अब क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय रहेगा नहीं, आज का ज़माना बदल चुका है। अब पहले भी एक कर्म के आधार पर ही होता था, काम का बटा उस आधार पर निर्धारित होता था। ठीक, जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई, अब सब ऐसी बात है जब जाति के आधार पर मानने लगा तो जाति सिस्टम चलने लगा। तो जैसे मान लो कर्मी हो गए, ठीक है, कुमार हो गए, ब्राह्मण हो गए, सारी चीज़ें, तो जाति व्यवस्था सिस्टम चलने लग गया। आर्थिक व्यवस्था देखो पहले जजमानी व्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था होती थी। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ जजमानी व्यवस्था क्या होती है, तो ये चीज़ें क्लियर करोगे ना तो आगे चीज़ें बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखो जजमानी सिस्टम ये होता था पहले, देखो एक जैसे समाज 4 पार्ट में डिवाइडेड था, ब्राह्मण, वैश्य, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण का काम होता था वो नोवेल काम करता था, नोवेल इन द सेंस के काम वो करेगा, पढ़ाने लिखाने का काम करेगा, ठीक है, या फिर वो यज्ञ का काम करेगा। ठीक, उसकी जिम्मेदारी ये है पढ़ाने का, यज्ञ करने का, ठीक है, यज्ञ में आहुति देने का, इसका काम है। अब स्वाभाविक सी बात है जब वो ये सारे काम करेगा तो स्वाभाविक सी बात हो खेती तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अनाज जो पैदा करने का जिम्मेदारी होती थी वो होती थी वैश्य समाज की। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी होती थी, याद रखना ही चाहिए। ठीक, अब जो क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय समाज क्या करता था वो देश, अब स्वाभाविक सी बात है जैसे मान लो कि ये 4 लोग रह रहे हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये 4 लोग रहते हैं, मान लो किसी गाँव में रहते हैं। ठीक, ब्राह्मण करेगा इन तीनों को पढ़ाने का काम। ठीक है, परंतु ऐसा होता था कि शूद्र लोगों को ना नहीं पढ़ाया जाता था, मतलब ये लोग साइड में कर देते थे, भेदभाव करते थे। पर मैं एक बता रहा हूँ एक चीज़ कि ऐसा होता था कि ब्राह्मण का काम होता था इन तीनों को पढ़ाना। ठीक, क्षत्रिय का काम होता था इनकी सबकी रक्षा करना, समझ में आया, इनकी रक्षा करना। वैश्य का काम होता था इनके लिए अनाज उगाना, फल सब्जी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, व्यापारी करना। हाँ, और जो शूद्र जो होते थे वो इनकी सेवा करते थे, इनके मान लो कि जैसे मान लो कि जानवर मर जाते थे उनको ऐसे करना, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से सिस्टम चलता था। तो ये जजमानी सिस्टम था। अब जजमानी सिस्टम में क्या हुआ कि मतलब जैसे, अब ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि कुमार है, अब वो कुमार घड़ा बनाने का काम करता है, अब वो खेती नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, जब ये जाएगा इनको वैश्य के पास तो उसको कुमार को अनाज मिल जाएगा। ठीक, जैसे आज भी चलता है, इसमें सही बता रहा हूँ, जजमानी सिस्टम आज भी चलता है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बताना चाहता हूँ, आज भी चलता है जजमानी सिस्टम, हमारी तरफ भी चलता है, हर जगह चलता है लगभग लगभग। जैसे हमारे घर में जैसे दीपावली अभी मान लो होगी ना, मान लो दीपावली पे, तो दीपावली पे क्या होता है कि जैसे कुमार होता है ना, वो आज भी वो बना के लाता है, दीपक विपक बना के लाता है, मार्केट से नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, दीपक बना के लाएगा तो हम उसको अनाज देंगे। ठीक है, तो उसको अनाज देते तो बाटर सिस्टम टाइप से। ठीक है, वो जब बाटर सिस्टम मान लो, या मान लो कि ये जजमानी व्यवस्था हो गई। ठीक है, उसके बाद में जो मान लो कि कुछ लोग होते हैं जो अगले दिन दीपावली दिन मांगने भी आते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने मतलब जजमानी व्यवस्था आज इतने प्रॉपर रूप से तो नहीं, परंतु कहीं ना कहीं इसके तत्व देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और बिहार में तो खास तौर से ये चीज़ें आज भी चल रही है। सही बात है ना पूजा? हाँ सर, मेरी दादी ना वो आती है ना कुमार वो वगैरह, मतलब मिट्टी का जितना भी होता है ना वो लेके आती है ना घड़ा वगैरह, तो वो अनाज दे के ले लेती है। समझ में आ गया? देखो, तो ये जजमानी व्यवस्था सिस्टम होती है, इसमें सबके अपने अपने कार्य बटे होते हैं और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, और उनका ऐसा होता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। समझ में आया? ये चीज़ याद रखना। अगला विवाह व्यवस्था सिस्टम और परिवार व्यवस्था अपन देखेंगे। विवाह व्यवस्था जैसे उसमें गंधर्व विवाह, 8 प्रकार के विवाह होते हैं, वो अपन देखेंगे सारे। फिर परिवार सिस्टम कैसा होता था, संयुक्त परिवार होता था, ये सारी चीज़ें होती थी। और शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उस टाइम, तो गुरुकुल टाइप से चलता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती थी। तो ये परंपरागत भारतीय समाज के लक्षण है। ठीक, अपन ने अब देखो ध्यान से समझना। अब ये सारा टॉपिक है ना, इन्हीं जो ये 11 टॉपिक है ना, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा अब। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझना। अब देखो परंपरागत जो भारतीय समाज है, इसमें क्या क्या आधुनिक मॉडर्न चेंजेस आए। अब देखो जितने भी, अब ये देखो ये सारी चीज़ें हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस आए, आप ध्यान से समझना। वही चीज़ अपने को समझने का प्रयास। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ मोटा मोटा बता देता हूँ। अब देखो सब ऐसी बात है, परंपरागत जो समाज था वो मूल्य व्यवस्था पर चलता था, पर आजकल कोई मूल्य व्यवस्था पर चलता है नहीं। उसको पता है कि दूध में मैं ज़्यादा पानी मिला सकता हूँ, उससे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, तो वो कर रहा है। तो नैतिक मूल्य के अनुसार नहीं चल रहा। उसके लिए क्या हो गया, आजकल प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, दूसरी बात ध्यान से समझना, ये चीज़ें में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप। दूसरी बात, जैसे
पहले के पेरेंट्स ऐसे होते थे कि अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, मतलब आज भी ऐसे नहीं, निभाने वाले निभाते हैं, पर अपने पेरेंट्स अपने लिए दिन रात मेहनत करते थे, सारी चीज़ें तो अपनी जिम्मेदारियां समझते थे, परिवार का पालन पोषण करना। आजकल देख रहे हो बहुत सारे आपने केस सुने होंगे जिसमें मान लो कि किसी परिवार के सदस्य पे कर्जा आया और वो कर्जे के कारण अपने सारे परिवार को जहर देके ख़त्म कर देता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी रिसेंट में भी एक एग्जाम्पल था। तो ये कहीं ना कहीं जो है अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं लोग, तो सोचो साथ में अपने बच्चों को भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक। दूसरी चीज़, जैसे पहले की सोसाइटी के लीडर को हीरो कौन होते थे? पहले हीरो ये सलमान खान ये नहीं, मतलब मेरे कहने मतलब देखो समझो, हीरो होते थे भाई भीमराव अंबेडकर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ये अपने रियल हीरो हैं जिन्होंने देश के लिए किया। ठीक है, महात्मा गांधी हो गए। आजकल तो इनका तो रोल गया, और आजकल तो कौन, एलविस यादव, ये हीरो है इस सोसाइटी के। तब सबाई सी बात है कि जब इस सोसाइटी के ऐसे हीरो हो जाएंगे तो सबाई सी बात है सोसाइटी का क्या हाल होगा। समझ में आया? क्योंकि अब सबाई सी बात, आप उनकी जैसे लाइफ स्टाइल जीना चाहोगे, गाली गलौज इस तरीके की सारी चीज़ें, स्त्रियों का, वुमेन का रिस्पेक्ट नहीं करना, ये सारी चीज़ें, तो सबाई सी बात है कहाँ से वो चीज़ें सीखोगे। ठीक। अब आजकल क्या हो रहा है कि धर्म की प्रधानता है, परंतु किस आज भी जो है मॉडर्न सिस्टम में धर्म की प्रधान, देखो धर्म में चेंजेस तो आए, वैज्ञानिक तत्व आए, सारी चीज़ें आई, परंतु कहीं ना कहीं धर्म का मिसयूज होता है। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैंने बोला कि आजकल अर्थ ही में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, मोक्ष को मतलब नहीं है। ठीक है, धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, अपने जब तक हित हो जाए तब तक हो जाए। ठीक। और आजकल जो ऋण होता है, ठीक है, इसका कोई मतलब है नहीं, कोई जानता ही नहीं पितर ऋण क्या होता है, गुरु का ऋण क्या होता है, कोई जानता ही नहीं। तुम्हें पता है गुरु जो मांग लेता है शिष्य को देना पड़ता है। बताओ मैं क्या मांगू तुम लोगों से? तो मतलब ये है, मतलब कभी आप जाके पढ़ोगे ना, डिटेल में है, गुरु ऋण होता है, पितर बहुत। सर आप तो सिलेक्शन ही मांगना। सही बात है सर, गुरु दक्षिणा के रूप में पहला सैलरी दे देंगे। देखो बात है ना, मैं फिर बार बार बोलता रहा हूँ, गुरु दक्षिणा, देखो एक चीज़ रखना, गुरु दक्षिणा का रूप ये नहीं होता है। गुरु दक्षिणा का रूप ये होता है कि आप जो गुरु द्वारा जो शिक्षाएं दी जा रही है उसका आप अच्छे से पालन करो और अपना जीवन को सफल बनाओ। जिस दिन आप सफल होगे तो आपको गुरु ये मान के चलो सफल होगे। समझ में आया? ठीक है, मतलब अपने जीवन में सफल होना। हाँ, सफल होने का मतलब ये नहीं आईएएस अधिकारी बनना, एक अच्छा इंसान बनना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, फिर उसके बाद में एक अच्छे अधिकारी बनोगे। अगर जब तक आप अच्छे इंसान ही नहीं बने हो तो एक अच्छे अधिकारी कहाँ से बन जाओगे? समझ में आया? ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। जो कर्ण थे ना, तो उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली थी, बट वो अधर्म की तरफ चले गए थे, तो उनको वो ऋण सही था या फिर गलत? नहीं, सुनो ध्यान से, वो एक चीज़ याद रखना कि उन्होंने ऐसा डिसीजन इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसको क्या होता था कि उसको समाज, क्योंकि उसकी माँ का कोई अता पता नहीं था ना, मतलब जब तक समाज को तो नहीं पता था, समाज उसके ऐसे मानते थे कि ये अवांछित संतान है। तो इसके कारण क्या होता था कि उसका जो राजशाही जो परिवार थे, जो ये थे, सब उसको सम्मान नहीं करते थे। तो उस टाइम क्या होता है कि जो कौरवों का बड़ा भाई क्या है, उसका नाम क्या होता है? दुर्योधन। तो दुर्योधन उसको सपोर्ट करता है और उसको बोलता है कि मेरा भाई है, आज से इसको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि ये अवांछित संतान है। तो फिर वो बोलता है कि आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए है सारा, इसीलिए वो सोचो कि युद्ध भी वहीं से लड़ते हैं। तो ये कर्तव्यता है। देखो आप, मैं फिर बता रहा हूँ, कर्ण ने अपने जो चीज़ें की वो भी अपने अनुसार सही, उसने अपने दायित्व कभी नहीं भूला हो, और जो अपने वादे थे वो कभी नहीं भूला हो। पर अगर सब कर्ण नहीं होते ना, ऐसे युद्ध में वो तीरंदाजी में अच्छे नहीं होते तो दुर्योधन भी नहीं पूछता उनको। तो हाँ, तो ये बात तो सही है। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, जैसे मान लो कि एक टीचर के पढ़ाए विद्यार्थी एक आतंकवादी बन रहा है, ठीक है, उसी नॉलेज को पढ़ के, अरे एक मान लो कि इसरो जैसा वैज्ञानिक बन रहा है। अब टीचर की तो गलती नहीं है ना उसमें, अब वो बात है कि वो स्टूडेंट उसको यूज कैसे लेता है। समझ में आया? तो वो सारी चीज़ें, अब वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कभी इन चीज़ों मत ज़्यादा मत घुसो, ठीक है। भारत में उसको पढ़ाई करो ऊपर से, ठीक है। तो कर्म ऋण और यज्ञ का देखो, आजकल जो लोग है ना, जैसे ध्यान भी देते हैं तो देखना, वो दान देते हैं तो जैसे मान लो फोटो खिंचा के दान दे रहे हैं, ये सही चीज़ें नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि दान देने का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, सही दान क्या होता है, ये सारी चीज़ें, यज्ञ का मतलब यही होता है, दान देना, आहुति करना अपने आप को, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अपनी बुराइयों की आहुति दो ना यज्ञ में।
अब यह करने का मतलब ये नहीं है, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो मंदिर जा रहे हैं सब कुछ है, पर पाप उनके अंदर फिर भी भरे हुए हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है। फिर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि आप एक अच्छे इंसान बनिए, ठीक है। तो आपका तो मंदिर जाना भी अच्छा है, दान देना भी अच्छा है। आप खुद हो पापी लोग, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम IAS अधिकारी बन जाएंगे, फिर हम करप्शन करेंगे, फिर करप्शन का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देंगे। ये बहुत गलत चीज़ है। जब आप गलत चीज़ से गलत चीज़ करोगे तो गलत चीज़ ही है ना। सर ये ऐसा हो जाएगा, हाँ बोलो। ऐसा हो जाएगा तो राम साम्राज्य बनने में देरी नहीं लगेगा ना। तब तो कहीं कोई झूठा उठा नहीं बोलेंगे तो ये रामराज हो जाएगा, कितना मस्त रहेगा। तो देखो एक ही याद रखना, परिकल्पना तो करनी चाहिए ना, ठीक है। ठीक है, अगला देखो। होनी चाहिए। हाँ, कर्म फल पुनर्जन्म का सिद्धांत, ठीक है। आजकल अभी देखो पुनर्जन्म का कोई मानता नहीं है, ठीक है। अब इसके कारण क्या है ना, लोग गलत से गलत काम करते रहते हैं। जैसे कर्म फल कोई नहीं मानता कि अरे कुछ नहीं, इस दुनिया में बस मज़े करो जितना, जैसे इसीलिए ना ब्लैक मनी, ठीक है, जितने भी ये धंधे होते हैं, जुआ, ये सारी चीज़ें सब ये करो। अरे बोलता कोई कुछ नहीं देख रहा, कोई वो नहीं है, सब चीज़ें अपने अनुसार करते रहो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था सिस्टम मैंने बोला ही था कि सब लोग यहाँ जाके शादी कर रहे हैं। अरे विदेशों में तो यहाँ पे भी जाके शादी होती है, सोचो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वर्ण व्यवस्था देखो आज वही है कि सब ऐसी बात है, जाति व्यवस्था ज़्यादा हावी हो गई है। कर्म के आधार पर नहीं माना जाता, आजकल हो गया परिवार के आधार पर, उस आधार पर। जाति व्यवस्था में बदलाव अपन देख ही रहे हैं, पॉलिटिसाइजेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक। इकोनॉमी सिस्टम, जजमानी सिस्टम खत्म हो गया। अब धीरे धीरे नई नई इकोनॉमी, सर्विस सेक्टर आ गया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक। शिक्षा व्यवस्था में आप मॉडर्न में एजुकेशन समझ रहे हैं, आप धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले गुरुकुल सिस्टम में पढ़ते थे, आजकल देखो कहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अपन आ गए। अब देखो अब ये फटाफट अपने समझ में आ जाएगा कि परंपरागत जो जितने भी 11 जो है, जो भारतीय समाज के जो तत्व और लक्षण थे, अब इसमें क्या क्या मॉडर्न चेंजेस हुआ है, ठीक। अब ध्यान से समझना, मॉडर्न चेंजेस की शुरुआत होती है अंग्रेजों के आगमन से। अब क्यों होती है, ध्यान से समझना, क्योंकि जो मध्यकालीन भारत था उसमें भी धार्मिक तत्वों के आधार पर ही राजा शासन करते थे, सब कुछ सारी चीज़ें थी, ठीक। तो कानून व्यवस्था सिस्टम ऐसी ज़्यादा नहीं थी जो धार्मिक तत्वों से ही मुक्त हो, ठीक है। तो अंग्रेजों के आगमन के साथ ही आधुनिकता के मूल्यों का प्रसार हुआ और भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, ठीक है। अब देखो मॉडर्नाइजेशन का मतलब समझ लो, मतलब मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो पद्धति चेंज हो जाना। जैसे हम पहले एजुकेशन लेते थे तो धार्मिक तत्वों के लिए लेते थे, अब आप अपन मॉडर्न एजुकेशन लेते हो, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो, ये सारी चीज़ें। पहले ये शैली थे, पहले तो बस यही था कि धर्म परिवार क्या होता है, क्या सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, ठीक है। नए नए कानून आए, सारी चीज़ें वो आई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राज्य द्वारा आधुनिक विकसित धर्मनिरपेक्ष, अब देखो पहले तो मॉडर्न बना स्वतंत्रता प्राप्ति के 1947 के बाद, ठीक। क्या हुआ, पहले तो मॉडर्न बना, मॉडर्न बाई मॉडर्न एजुकेशन अपन ने लागू की, ठीक। सभा की बात है, डेमोक्रेसी को अपनाया अपन ने, नए तत्वों को अपनाया, राजशाही तत्वों को अपन ने खत्म कराया, कानून के आधार पर लॉ एंड ऑर्डर चलाया अपन ने, ठीक। आधुनिक और विकसित, अब देखो धीरे धीरे सबको एजुकेशन देना, हेल्थ प्रोवाइड करवाना, इन चीज़ों की लेके बढ़ने लगे। धर्मनिरपेक्ष, भाई कभी भी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। राज्य धर्म से बाहर रहेगा, ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है, कुछ ही नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक। समाजवादी, मतलब सब, समाजवादी का मतलब ये होता है कि सबको साथ में लेके चलना, ठीक है। ऐसा नहीं पूंजीवादी में कि पैसा वाला बनना, नहीं, सबको साथ में लेना, सबके लिए काम करना है, ठीक। समाज के निर्माण का लक्ष्य और इस दिशा में राज्य के नेतृत्व में नौकरशाही व्यवस्था के सहयोग से प्रयास करा, तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को अपनाया गया स्टार्टिंग से। और यही ना कहीं कारण है ना, आज जो अपन देखते हैं, ये चीज़ याद रखना, जो आज देखते हैं कि भाई गरीबी है, भुखमरी है, मान लो कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कारण है ना ब्यूरोक्रेसी है, इनके जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है। देखो सब ऐसी बात है, जैसे गवर्नमेंट की कोई योजना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान लो कलेक्टर हो और आपको एक ज़िले का उद्धार करना है। जैसे आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, देखो इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करो, मतलब देखा ही करो। जैसे मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो राजस्थान में ना जल जीवन मिशन जो चल रहा है, ठीक है। अब उसके लिए सोचो, उस स्कीम में इतना बड़ा करप्शन हुआ, करोड़ों अरबों रुपयों का, जो पाइप थे वो नकली डाल दिए गए, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। तो ये है, अब ये सब ऐसे बिना कलेक्टर की हो ही नहीं सकता ये चीज़, मतलब बिना ब्यूरोक्रेसी के हो ही नहीं सकता ये करप्शन। तो सब ऐसी बात है, कहीं ना कहीं तो इस कलेक्टर की गलती रही ना। तो कहीं ना कहीं आज जो भारत आप देखते हो, भारत में जो गरीबी है, भुखमरी है, इस टाइप की जो चीज़ें, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के कारण, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का काम तो इन्हीं के हाथों में है ना, ठीक है।
अब देखो, जो ब्यूरोक्रेसी को उस टाइम जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसको क्या था, बस संविधान और कानून के माध्यम से प्रयास करेगा, ठीक है, विकास योजनाओं के माध्यम से प्रयास। तो वही मैं बता रहा था, जैसे ब्यूरोक्रेसी का काम ही होता है योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन करना, आधुनिक शिक्षा के प्रसार के माध्यम से प्रयास किया गया। अब देखो कैसे अपन मतलब सबाई सी बात है, मॉडर्न कैसे बनाए अपन सोसाइटी को। अब जैसे मान लो जो पुराने जो तत्व है उनसे चलते आ रहे हैं, तो सबाई सी बात है, पहली बात तो भाई अब देश चलेगा कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर चलेगा। तो सबाई सी पहले बात तो क्या था, राजा का जो राजा बोल देता था वही शासन होता था। अब ऐसा नहीं, अब संविधान है, संविधान के आधार पर चलेगा, तो इसके कारण अपन मॉडर्न बने, ठीक। दूसरी बात, पहले ऐसा कुछ वेलफेयर के कॉन्सेप्ट नहीं थे, परंतु आप जैसे विकास की योजनाएं, जैसे देखो ना अभी चुनाव आने लगे, 200 रुपये सिलेंडर पे कम हो गए अगर सोचो अगर चुनाव नहीं हो तो कभी ये चीज़ें होगी, कभी देखने को नहीं मिलेगी, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें जो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को प्रसार लाने से अपन स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे मॉडर्न वैल्यू अपन बनते जा रहे हैं। अब बात है कि भारतीय समाज में परिवर्तन के कारण क्या है, मतलब आखिर में चेंजेस हुआ किसके कारण, और आखिर में अपन जो परंपरागत जो भारतीय समाज से आज आधुनिक समाज में अपन कैसे परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले कि मॉडर्न वैल्यूज़ का ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा, ठीक है। मॉडर्न वैल्यू स्वाभाविक सी बात है कि जैसे कि सबसे ज़्यादा है कि अब पहले ऐसा होता था कि लोग धार्मिक तत्वों के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावी रहते थे, उनके आधार पर उनकी वैल्यू सिस्टम भी ऐसा बना हुआ था। इसीलिए देखो ना, पहले मैरिज विडो सिस्टम नहीं था, ठीक, परंतु जैसे मान लो कि विडो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो मॉडर्न वैल्यूज जो प्रमोट हुई, तब ये सारी चीज़ें प्रमोट होने लगी, ठीक। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हुए, ठीक है, सुधार आंदोलन हुए बहुत सारे, जैसे ज्योतिबा फूले है, जिन्होंने मान लो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले है, ठीक है। तो उन्होंने जैसे मान लो महिलाओं के एजुकेशन के लिए प्रयास किया, गांधी जी ने प्रयास किया, ठीक है। तो ये जो मान लो कि वुमेन को लेके बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हुए, ठीक है। तो इन आंदोलन के कारण वुमेन को एजुकेशन मिला, ठीक है। तो वो वुमेन्स को राइट्स को लेके जो अधिकार हुए, ठीक है, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, ठीक है, उसके कारण भी ये सारी चीज़ें मॉडर्न जो सोसाइटी बदली है, ठीक। अगला है कि भाई सबाई सी बात है कि राज्य का स्वरूप जो है अब लोकतांत्रिक हो गया है, पहले राजशाही शासन चलता था, अब संविधान और कानून के आधार पर चलेगा, ठीक है। तो सबाई सी बात है कि ऑटोमेटिक चेंजेस आने लगे। जैसे अब की बार बोला जा रहा है कि जैसे कि हो सकता है कि संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण वाला बिल भी पारित होने की संभावना है अभी जो। अब तो ये सब चीज़ें हो क्यों रही, तो क्यों डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी अगर नहीं होती तो सबाई सी बात है कहाँ से होता है ये सारी चीज़ें। मॉडर्न एजुकेशन के कारण सबाई सी बात है, पहले अपन धार्मिक गुरुकुल सिस्टम में जाते थे, वहाँ धार्मिक चीज़ें सीखते थे, पर आजकल अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये मैथ सब सीख रहे हैं। तो सबाई सी बात है, जब ये चीज़ें सीखेंगे अपन भाई, कारणों की जब तुम पहचान करोगे, तो पहले ऐसा बोला जाता था कि नहीं ये आंधी तूफान आ रहा है, सब भगवान है, ये है वो राक्षस है, सब चीज़ें अपन पता लग गया, नहीं ये भूकंप क्यों आता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब पढ़ा अपन ने, तो सारी चीज़ें अपन जानने लगे तो सबाई सी बात है कि अपन धीरे धीरे मॉडर्न बनने लग गए, ठीक। अब धीरे धीरे पहले एग्रीकल्चर सिस्टम चलता था, एग्रीकल्चर सिस्टम चल रहा था, जजमानी सिस्टम चल रहा था। अब जब एग्रीकल्चर सिस्टम ही खत्म हो गया, आजकल मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ठीक है, सर्विस सेक्टर आ गया, तो सबाई सी बात है ऑटोमेटिक जो औद्योगिकरण और नगरीकरण हुआ, तो सबाई सी बात है जजमानी सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। तो पहले लोग सबाई सी बात है जब बीमारी हो जाती थी तो जो झाड़ा मारते हैं, ठीक है, या मान लो कि जो मतलब पहले है ना हमारी तरफ एक नाड़ी वेद बोलते थे, मतलब राजस्थान में है ना, मतलब सोचो वो डॉक्टर नहीं होते थे, डॉक्टर इन द सेंस उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं होती थी। नाड़ी वेद का मतलब ये होता था आपकी जो नाड़ी को देख के बता देता, रियलिटी बता रहा हूँ, आज भी डॉक्टर भी पता उन्हीं चीज़ों से कर, बस बात है कि इक्विपमेंट चेंज हो गए, उन्होंने पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, उन्होंने नाड़ी वेद होते थे ना, बहुत ज्ञाता होते थे, मतलब आपकी नाड़ी देख को बता देते थे कि आप जैसे वात पित्त, मतलब वात पित्त कफ वायु, मतलब इनका डिसबैलेंस के कारण ना आप बीमार होते हो, तो वही देख के नाड़ी को भी ऐसा है। हाँ, मतलब अभी भी है, कुछ जगह है, पर कुछ ढोंगी भी है, मतलब रियल में बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे जो सोचा जो डॉक्टरी की जरूरत नहीं है उनको तो मतलब कहने मतलब है कि साधु संत होते हैं ऐसे, हाँ मतलब होते हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसे हो गए ना, फर्जी हो गए, तो लोग इन पे विश्वास नहीं करते। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास हुआ तो अपन समझ डॉक्टरों का निर्माण हुआ, इंजीनियर का निर्माण हुआ, पुल बनने लगे, सारी चीज़ें होने लगी, वैश्वीकरण संचार क्रांति आया, ठीक है। अब देखो सबाई सी बात है, जब से मोबाइल की क्रांति आई तब तक देखो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, ठीक, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। दूसरी बात है यातायात के साधनों का विकास हुआ, तो सबाई सी बात है कि जैसे कम्युनिकेशन होने लगा, ठीक है, लोग यहाँ से यहाँ जाने लगे, पहले साधन नहीं थे, लोग जा नहीं पाते थे, बहुत टाइम लगता था जाने में,
ठीक है। अब तो बदलाव समय के बाद कितने फास्ट होता है, लोग एक साथ ट्रेन में। अब अपन इसको कभी जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जब मैं पढ़ाऊँगा कि कैसे मॉडर्न, जब भारत में आज़ादी ऐसे नहीं आई है, कहीं ना कहीं रेलगाड़ी का भी ना उसमें बहुत बड़ा योगदान था भारत की आज़ादी में। अब आप बोलोगे ये कैसे, भाई रेलगाड़ी के क्या योगदान था? तो रेलगाड़ी का योगदान ये था कि जैसे मान लो कि साथ में लोग क्या सफ़र कर रहे हैं, अब सफ़र कर रहे तो भाई एक ही डब्बा है, उसमें सब है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। गांव में तो सब उसको छूने से भी डरते थे, पर साथ में जब बैठ के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैठ के सफ़र करना है। ठीक। दूसरी बात, मान लो कि ये ट्रेन चल रही है बिहार से लेके राजस्थान तक। ठीक। अब वो बिहार का व्यक्ति बैठ के मान लो कि राजस्थान जा रहा है, राजस्थान के व्यक्ति मान लो बिहार जा रहा है। ठीक। तो समय से तो बिहार के व्यक्ति पूछ रहा है कि अच्छा तुम्हारी तरफ क्या हो रहा है, तो ये बोलेगा कि नहीं हमारी तरफ अंग्रेज ऐसे शोषण कर रहे हैं, हमारी तरफ रजवाड़ी ये शोषण कर रहे हैं। तो जब ये आचार विचार हुआ, सारी चीज़ें हुई, ये संचार के माध्यम जब बने, तो इसके कारण जो लोगों में एकता बनी कि हाँ ये भी शोषण हमारी तरफ भी हो रहा है, तो ऑटोमेटिक लोगों में एकता बनी, और एकता के भाव जनरेट होने से अपन आज़ादी के लिए अपन एक साथ लड़ पाए। तो मेरा कहने मतलब कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन जो चीज़ें होती है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इससे सोचो ना, जैसे बहुत सारे देशों में इसके कारण, इंटरनेट के कारण मान लो कि वहाँ क्रांति हुई है, क्रांति हुई और डेमोक्रेसी आई उसके कारण। तो कहने का मतलब कि इन चीज़ों से बदलाव बहुत जल्दी होता है। ठीक। अब अपन ने देखे कि परिवर्तन के कारण क्या थे। ठीक। अब ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड, पर हाँ मैं फिर बता रहा हूँ एग्जाम्पल आगे लिखना है, या अब ये आपका काम है, जैसे मैं कुछ बोलते भी जा रहा हूँ, अब ये आपको लिखना है खुद अपने मन से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में जब जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अभी अपन जो भारत का समाज है, कहने दीजिए। रुको 1 मिनट, क्यों इतने 1 घंटे की क्लास में खत्म हो गया क्या? नहीं, यहाँ तक करेंगे। ठीक है, मेरी ना एमबी खत्म हो जाती है, समस्या कोई तो हम करते पा रहे। सुनो, यहाँ तक करेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये कल आप एक सारे क्वेश्चन करके आओ, मतलब कल तो संडे है ना, तो कल ये सारे क्वेश्चन करके आओ, इसलिए यहाँ तक करूँगा। ठीक है, यहाँ तक अभी हो जाएगा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो समझ में आया? अब देखो समकालीन जो भारतीय समाज है उसके लक्षण, जो अभी प्रेजेंट टाइम में अपन जी रहे हैं, मतलब 2023 का समाज मान लो, आज का समाज कैसा है। देखो भारतीय जनसंख्या विशाल जनसंख्या हो, जनसंख्या में विविधता है। अपन ने कल जैसे विविधता वाला चैप्टर पढ़ा ही था, विविधता धार्मिक आधार पे भी है, जातीयता आधार पे भी है, बहुत सारी है। ठीक। दूसरी बात है विविधता में एकता के तत्व भी हैं। अपन अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग रिलीजन के, अपन साथ में भारत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत को और आगे लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपन विविध होकर भी एक है। ठीक। परंपरा एवं आधुनिकता का सह अस्तित्व है। मैं वही बता रहा हूँ कि इसरो का चेयरमैन सोचो कि आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च कर रहा है, साथ में मंदिर भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी के साथ साथ अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी आज भी साथ में चल रही है। दूसरी बात मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपने उस दिन जो चंद्रयान मिशन का जो देखा होगा, जो लैंड किया था उस दिन, तो उस दिन इसरो के, मैं मतलब मेरा कहने वाले को ये चीज़ें ऑब्जर्व किया करो। तो उस दिन सोचो इसरो के उसमें ऑफिस में बहुत सारी वुमेंस थे। ठीक है, और वो वुमेंस सोचो कि साइंस पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, पर अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को उसने नहीं बोला। वो साड़ी में थी, ठीक है, टीका लगाए, कुमकुम चंदन लगाए हुए। और साउथ में देखना ना ये चीज़ें हैं, वो मॉडर्न है, वो लोग सोचो साइंस में सबसे आगे रहते हैं, पर साथ में अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कभी नहीं भूलते। तो ये है कि ट्रेडिशन भी है आज भी और मॉडर्निटी भी है। वही लड़कियां जो सोचो इसरो में काम करी, वो अपना घर का काम भी करती है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है और देश को चांद पे भी लेके जा रही है। तो ये है अपनी ट्रेडिशनल, मतलब अपनी फैमिली सिस्टम, ठीक है, परिवार, अपने बच्चों को मूल्य देना, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, सब कुछ है, ट्रेडिशन भी है और मॉडर्निटी भी है, साथ में साइंस के साथ सोचो चांद पर भी पहुंच रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें, तो ये आपको समझना चाहिए। मतलब ये नहीं होता कि आज के एजुकेशन सिस्टम के फटे कपड़े पहनने लग जाओ तुम मतलब इसीलिए बता रहा हूँ, यूपीएससी खुद सोचो, यूपीएससी के इंटरव्यू में लोग, मतलब इतने तुम, मतलब यूपीएससी की तैयारी में लोग है ना, अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लग जाते हैं। मेरे समझ ना, जब इंटरव्यू होती है तब साड़ी काहे पहन के जाती हो, तब उस दिन भी अपना, उस दिन वो क्या शॉर्ट्स पहन के जाया करो मतलब नॉर्थ इंडिया का कल्चर पूरी तरह से खराब हो चुकी है। साउथ इंडिया ये बहुत, मतलब लड़कियां सबकी बाल बहुत बड़ा होता है, ऊपर से नॉर्थ इंडिया में बाल
छोटा छोटा रखती है। हाँ, ये बात सही है। मतलब पूरे का पूरा कल्चर खराब है। देखो खास एक चीज करके याद रखना दिल्ली कि का। अपने हर एक सोसाइटी, देखो अब यहाँ पे अपन भारतीय समाज पढ़ रहे हैं तो भाई सब ऐसी बात है, हर समाज की अलग विशेषता। अब अमेरिका को समाज को यहाँ अपनाओगे तो चीजें सही नहीं है, ये चीज समझने का प्रयास करो। मतलब वही मैं कहने का मतलब चाह रहा हूँ कि देखो जैसे आप इंटरव्यू में जाओगे तो उस दिन तो काहे ड्रेस व्रेस मतलब साड़ी पहन के जाओगे किसी भी को देखा है मतलब। सर पता है इसका ना एक और रीजन है, जैसे कि आप बोल रहे हो ना कुमकुम लगाती है, बिंदी लगाती है। हमारे कल्चर में ना जैसे यूपी साइड में जिस यहाँ पे रहती हूँ तो इस चीज को नहीं इतना ना माना जाता है लड़कियों का कि फैशन कर रही है। इवन काजल तक नहीं लगा सकती, तो कहीं ना कहीं अब वो गलत है ना, नहीं। मतलब गलत इन द सेंस कि जैसे सुनो आजकल क्या हो गया ना, जैसे अगर लड़के छोटी का जितने ज़्यादा लड़कियाँ मान लो, देखो बात में ऐसे नहीं कि लड़के नहीं, लड़का लड़का दोनों अपने संस्कृति को ख़राब कर रहे हैं सब एक सी बात है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे अभी जो वो था याद करो जो चेस में है ना, चेस में अभी वो कार्ल मार्क्सन से हारा था, परंतु वो बंदा देखो वो बहुत आध्यात्मिक है। अब भाई आध्यात्मिक होने के इसका मतलब ये नहीं होता कि अपन आजकल लोग मानते हैं, मतलब जो है जो अपने आप को सो कॉल मॉडर्नाइजेशन समझते हैं कि अगर आप धार्मिक हो तो आप मॉडर्न बन ही नहीं सकते, तो ये सब फालतू की बातें है ना। अब सोचो उन्होंने साइंस में उन्होंने वहाँ तक प्रगति की, ठीक है। नहीं मैं नहीं पहनावे की बोलती, ऐसे तो फिर हो नहीं सकते जब कि अगर मॉडर्न है तो। हाँ वही मतलब कहने मतलब कि मॉडर्न मतलब ये मतलब नहीं होता कि आप सूट बूट पहन लिए तो मॉडर्न हो गए हो, समझ में आया। मॉडर्न विचारों से होना चाहिए, जैसे इसरो की महिलाओं ने दिखाया वो विचारों से है। वो देखो वेशभूषा अपने जीवन कल्चर वो सबसे वो ट्रेडिशनल है, परंतु वो अपने विचारों से आधुनिक है, समझ में आया। ठीक, अगला धार्मिक मान्यताओं के, ठीक है, धार्मिक मान्यताओं के साथ धर्मनिरपेक्षता का विकास। आज देखो जैसे मतलब देखो मेरा ये मानना है कि अपने को ऐसा होना चाहिए कि आप अपने धर्म को मानो, चाहे मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू मान रहा हूँ, परंतु मैं दूसरे धर्म की बुराई ना करूँ। देखो गांधी जी भी ये बोलते थे कि एक चीज़ याद रखो, आप अपने धर्म को अच्छे से जानो परंतु साथ में जो और धर्म उनको जानने का प्रयास करो। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उस धर्म को एक्सेप्ट कर लो, नहीं, आप अपने धर्म को जियो। मतलब ऐसा हो गया जैसे गांधी जी बोलते थे कि जैसे एक कमरा है उसमें आप खिड़कियाँ खुली रखो हमेशा, ताकि अच्छी चीज़ें हमेशा आती रहे, अच्छी हवा आती रहे। ठीक, याद रखो कि अपना भी यही काम होना चाहिए कि आप अपने धर्म को अच्छे से फॉलो करो, परंतु अदर रिलीजन है उसका भी सम्मान करो, समझ में आया। परंतु जैसे बजरंग दल है, ये सारी चीज़ें आरएसएस है, ये सब क्या है, जहर घोलते हैं। सही बता रहा हूँ, आरएसएस वाला तो कोई है नहीं ना इसमें ग्रुप में, उन्हें उठा के फेंक दूंगा सर है तो क्या हुई है, वो थोड़ी ना गलत बोल रहा है, कर रहा है गलत तो बोल रहा है गलत, इसमें क्या है। मतलब देखो ये मतलब बहुत जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग करना ये बहुत गलत है चीज़ है, मतलब समझ में आओ कि जहर घोल रहे हैं, मतलब ये हकीकत बात है। क्योंकि अपन सोचो कि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कल अपन ने जो एनसीईआरटी में वो पढ़ी थी, वो देखो मतलब कोई व्यक्ति धर्म के कारण सोचो, आज आपका पड़ोसी आपका एक अच्छा मित्र है, ठीक है, ध्यान से समझो, जैसे मान लो आपका अच्छा मित्र है, सब कुछ है, ठीक, अब अचानक से मान लो कि ये जो बजरंग दल वाले आरएसएस वाले आते हैं और वहाँ जहर घोलते हैं, और कल आपका वही जो अच्छा पड़ोसी था सब कुछ, तो उसी को आपको बताता है कि नहीं ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, ये आपके लिए आतंकी है, ये है। तो सोचो मतलब एक हंसते खेलते परिवार में, मतलब समझ रहे हो, ये लोग वो कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि इनकी भूमिका उस तरीके से, ये एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम को भड़का रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें सही नहीं है ना। अब कौन ज्वाइन किया, ये सना सो गई थी क्या तुम जब आ रही है 2 घंटे बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि धार्मिक मान्यता मतलब अपनी धार्मिक मान्यता फॉलो करो। जैसे मान लो कि जो इसरो की वैज्ञानिक थी उन्होंने साथ में सोचो कि धार्मिक मान्यता को फॉलो कर रही है, ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता का भी वो विकास कर रही है, सोचो कि साइंस का वैल्यू प्रमोट कर रही है। ठीक, क्या हो गया सना, कहाँ भाग गए थे, सो रहे थे क्या। ठीक है, आगे देखो, जाति व्यवस्था नवीन रूपों में क्रियाशील है। तो जैसे मान लो कि जाति व्यवस्था, देखो पहले क्या होता था, जाति व्यवस्था जैसे मान लो कि भेदभाव होता था, मैं आखिर बता रहा हूँ आज भी होता है, और गाँव में ख़ास तौर से आज भी होता है, गाँव में क्या शहरों में भी होता है, ये तो सब फालतू की बातें हैं कि शहरों में नहीं होता है, और आखिर मैं बता रहा हूँ शहरों में आज भी होता है, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने मतलब जैसे मुझे याद है बचपन में अच्छे तरीके से, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पढ़ाई को पढ़ो नहीं समझो। तो जाति व्यवस्था पहले क्या होता था, जैसे मेरे घर में ऐसा था कि मतलब जैसे हरिजन जो होते हैं ना, हरिजन आज भी वो लोग है ना,
मतलब इसीलिए अम्बेडकर इन चीज़ों के बहुत खिलाफ थे। अम्बेडकर बोलते थे कि आप अपने है ना आमदनी का सोर्स चेंज करो पहले तो। आप ये चीज़ें गटर साफ कर रहे हो, इनमें चीज़ें करोगे तो सब ऐसी बात है, कोई आपको सम्मान नहीं देगा। दूसरी बात, आप मांस मदिरा खाना छोड़ो। तो इनके कारण के समाज को आज भी इनको ना वो इज्जत नहीं मिलती। तो क्या था कि जैसे मान लो गांव में आज भी ना, जैसे आप भी ये लोग जानते होंगे सब मोस्टली जिस समाज से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे जैसे ये लोग आते हैं ना, तो मतलब जैसे सुबह सुबह ये झाड़ू निकालने आते हैं, ठीक है, तो ये रोटी मांगते हैं। तो जैसे मैं क्या होता था कि मैं रोटी देने जब जाता था ना, तो मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी इनको दूर से, मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग मतलब देखे दूर से फेंक के रोटी देते थे उनको। तो ये बहुत गलत है, मतलब समझ रहे हो, मतलब कितना है मानवीय चीज़ है। अरे ये बताओ क्यों? ताकि उनका शरीर टच ना हो जाए, मतलब उनको जब हाथ में पकड़ा रहे हो तो उनका शरीर टच ना हो जाए, आप अपवित्र हो जाओगे। सोचो, मैं अब ये अभी की बात बता रहा हूँ 21वीं सदी की, सोचो ऐसी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस टाइप में इस तरीके का जो है वो जातिवाद होता था, ठीक है, परंतु आजकल जो जातिवाद हो रहा है नए नवीन रूपों में हो रहा है, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि कोई ऑफिस में चला गया तो उसको छुआछूत का उस आधार पे तो नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस आधार पे भी होता है। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे आईएएस अधिकारी जो मतलब SC ST के बन जाते हैं ना आईएएस अधिकारी, उनके साथ में आईएएस अधिकारी बनने के बावजूद भी उनके साथ भेदभाव होता है। भेदभाव कैसे होगा? जैसे सब आईएएस अधिकारियों को बुला लिया, उनको नहीं बुलाया, क्योंकि भाई वो नीचे समाज का अपने समाज में बैठ के क्या करेगा। आखिर बता रहा हूँ, आईएएस बनने के बाद में ऐसे लोगों को देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो नए रूप जैसे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ होते थे ना, हाँ वो आज भी होता है, ठीक है। उनके साथ तो होते थे, वो तो बहुत मतलब परिश्रम से आगे बढ़े ना। हाँ। का तो बहुत सामना सोचो करना उस पड़ा। टाइम, सोचो उस टाइम के ज़माने में वो डबल PhD होल्डर थे, डबल PhD होल्डर, समझ रहे हो, डबल। लोगों से एक सिंगल PhD नहीं होती थी उस ज़माने में। तो ऐसे नहीं थे होगी, मतलब उन्होंने अपना टाइम डिवोट किया, ठीक है। अगला है वर्ग असमानता। देखो वर्ग असमानता आजकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पहले तो क्या जातिवाद किन के आधार पर होती थी, आजकल है क्लास स्टेटस। क्लास स्टेटस मतलब कोई एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, ठीक है। आज मेरा एक दोस्त है, अपर मिडिल लोअर मिडिल। हाँ ठीक है, हायर मिडिल लोअर, ठीक है। आज एक मेरा दोस्त, हाँ पर ठीक है, मेरा आज एक दोस्त था, वो फ़ोन किया था, ठीक है। अब उसकी मतलब अभी उसको गवर्नमेंट जॉब हो गया था, लगभग 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये सैलरी, अच्छा खासा सैलरी उसको ऑल इंडिया में उसको हो गया था, ठीक। अब बात ये है, अब देखो सब ऐसी बात है कि है ना, एक हर क्लास की जैसे लो क्लास होता है वो चाहता है कि मैं मिडिल क्लास में जाऊँ, मिडिल क्लास चाहता है कि मैं हाई क्लास में जाऊँ, ठीक। अब जब क्या होता है कि उसकी शादी हुई, अब वो है मिडिल क्लास का, अब उसने शादी जहाँ करा वो हाई क्लास शादी, मतलब उसकी जो वाइफ है वो हाई क्लास फैमिली से है। अब उसको है ना एक बेचैनी अनुभव हो रही है कि मैं तो अभी भी एक उनके कंपैरिजन में तो लो ही है ना। तो एक क्लास एक वर्ग होता है, उसको लेके भी टेंशन होती रहती है। अब उसको ये टेंशन है कि मैं उसकी फैमिली में सेट हो पाऊँगा, क्योंकि जो मतलब जो उसकी वाइफ है ना, तो उसकी फैमिली में बहुत सारे IAS अधिकारी है, ठीक है, कोई IAS है, मतलब बड़े बड़े कोई राजनीति में है। अब वो उसकी पोस्ट है, वो 1 लाख रुपये कमा रहा है, परंतु उसका है तो कम ही है ना उसके उनके कंपैरिजन में। तो ये क्लास स्ट्रगल चलता रहता है, ठीक है। वर्ग असमानता है और आर्थिक आधार पर उच्च नीच का भेदभाव होता है। तो वही आजकल गरीब अमीर वाला कॉन्सेप्ट जो चलता है वो इसके आधार पर, ठीक है। जैसे बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, ए तू क्या करेगा मेरे, मतलब मैं इतने की तो सैंडल ही पहनती हूँ। तो यहाँ ये होता है, बहुत सारे लोग गिरा देते हैं मतलब इन चीज़ों को। अरे ये नहीं समझ में आता, ये उनके बाप की कमाई है, अपनी कमाई नहीं है तुम्हारी। जो गिना रहे हो तुम, ठीक है। ये होता है, मतलब एक जेन्युइन सा है, ठीक है। फिर अगला है कि एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ संयुक्त परिवार की विद्वानता भी है। देखो जॉइंट फैमिली आज भी बनी हुई है, साथ में न्यूक्लियर फैमिली भी है। जैसे मेरा फैमिली देख लो, जैसे मेरे भाई लोग हैं ना, सब अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग भी रहते हैं, परंतु हम घर पे जब जाते हैं सब जॉइंट फैमिली भी है, ठीक है। तो ये भारत में पाया जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली टाइप से भी है और जॉइंट फैमिली भी, दोनों के साथ में चल रही है, ठीक। अगला है आधुनिक स्वरूप के साथ विवाह के धार्मिक स्वरूप की निरंतरता। आज मैं वही बता रहा हूँ, देखो कोर्ट मैरिज सब सारी चीज़ें होने लग गई है, परंतु आज भी लोग अपना जो है नॉर्मल शादी करते हैं मंडापट्टनम में, ठीक है। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो अपना जो काजी वाजी की उपस्थिति में शादी करते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब कि आज है मॉडर्न सिस्टम भी अपने पास, जाके आप उसमें कोर्ट में जाके शादी कर सकते हैं लोग, फिर भी आजकल धार्मिक स्वरूप से शादी करते हैं, ठीक। तो ये कंटिन्यूटी है अभी भी जो अपने बनी हुई है, ठीक। पितृसत्तात्मकता में कमी आ रही है और स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो रहा है। ये बात भी सही है कि अब पेट्रियार्कल चीज़ें हैं वो कम हो रही है, ठीक। साथ में स्त्रियों की कंडीशन बदल रही है। देखो सोचो स्त्रियों का एजुकेशन रेट अब अच्छा खासा जा रहा है, ठीक है। और हर जगह वुमेन जो टॉप कर रही है, ठीक है, हर सेक्टर में जाके देख लो, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है।
अगला है शैक्षिक समानता की ओर उन्मुख आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। अब देखो जो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें वुमेन को पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है। जैसे अभी मान लो कि स्थायी कमीशन में वुमेन को पार्टिसिपेशन दिया गया। बहुत सारे पहले इंजीनियरिंग के, जैसे मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग किया था, तब माइनिंग में इंजीनियर को अलाउड नहीं था वुमेन्स को, आजकल उसमें भी अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो मेरा कहना मतलब कि अब मतलब समानता की ओर अपन आगे बढ़ रहे हैं। अगला है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था एक प्रक्रिया के रूप में क्रियाशील है। अपन डेमोक्रेटिक वैल्यू को आगे लेके बढ़ रहे हैं। पहले राजशाही चीज़ें चलती थी। ठीक, कृषि औद्योगिक में सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था आ गई है। पहले एग्रीकल्चर सिस्टम ही था, परंतु आजकल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी आ गया है। ठीक, अगला है जनजातियों का आधुनिकरण, उनकी पहचान को बनाए रखना। अब देखो मुद्दा है कि उनको मॉडर्न भी करना अपने को, साथ में उनकी जो कल्चर है उनको भी परज्यू करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलता रहता है। ठीक, और एक आ गया आजकल ग्लोबल संस्कृति का प्रचार और वैश्विक समाज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जैसे ग्लोबल संस्कृति में कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा आप, ठीक, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि अभी डोमिनोज है, ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में डोमिनोज। ठीक है, तो ये डोमिनोज जो है, जो फूड कल्चर हो, पूरे विश्व का फूड कल्चर है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि बार बार जो सिस्टम है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में मतलब वैश्विक कल्चर बनता जा रहा है। मूवीज़ हो गई, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। ठीक, तो ऐसे क्या हो रहा है, ग्लोबल सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। और आज जैसे मान लो कि फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये क्या है, ये वैश्विक समाज ही तो है। आपकी फेसबुक पे पूरा सोचो, आप कहीं से भी किसी व्यक्ति से जुड़ सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम आप किसी के भी, यूट्यूब हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ये ग्लोबल सोसाइटी का निर्माण कर रही है। ठीक, अब अपन देखते हैं कि भाई भारत में जो परंपरा है और आधुनिकता है वो कैसे एक साथ है। मतलब अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज भी है, साथ में मॉडर्न वैल्यूज भी है। तो परंपरा के तत्व अपन आज देखने की धर्म की प्रधानता आज भी कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो ये परंपरा के तत्व है, परंतु आज आधुनिक तत्वों के साथ में आज भी ये बने हुए हैं। पारलौकिकता या अलौकिकता, मतलब आज भी लोग है ना मानते हैं कि भाई कोई है जहाँ पे मतलब अगर अपन अच्छे कर्म करेंगे तो वहाँ जाएंगे। ठीक है, बुरे कर्म करेंगे तो उनसे सजा है। मतलब पारलौकिकता पे आज भी विश्वास है। ईश्वर केंद्रितता आज भी है। आज भी अपन ईश्वर को अपने केंद्र में जीवन मान के आगे बढ़ते हैं। अपन जैसे अपन दिन की शुरुआत भी करते हैं तो उससे करते हैं। ठीक है, सोपानिकता व पराधीनता। ठीक है, आज भी हायरार्की ऑर्डर है। ठीक है, आज भी अपने बड़ों से जो है लोगों को सम्मान करते हैं। ठीक, आज भी स्त्रियाँ कहीं ना कहीं मतलब पुरुष के अधीन ऐसे मानी जाती है कि उन्हीं के अधीन रहे। ठीक है, और कहीं ना कहीं कलेक्टिविटी भी अपने को दिखती है, सामूहिकता भी अपने को दिखती है कि लोग सब, जैसे मान लो जैसे कोविड के टाइम में सोचो कि इतने देश में संकट आया तो बहुत सारे लोगों ने मदद की, सब अपने अपने लेवल पे मदद की है लोगों की। तो कहीं ना कहीं कलेक्टिवनेस की जो भावना है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय में दिखती है। और ये प्राचीन तत्व है। आधुनिक तत्व क्या है, आज अपन लॉजिकल वे से सोचते हैं, साइंटिफिक टेम्पर है अपना। ठीक है, इसकी प्रधानता है। ये सोचो कि अपने कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 51A, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आज अपने सोचो चांद पे भी पहुँच रहे हैं अपन। ठीक है, और आज एक अदर साइड में अपन राम मंदिर भी बना रहे हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये दोनों चीज़ें अपन धार्मिक तत्वों को भी लेके भी चल रहे हैं, साथ में अपन लॉजिकल हो रहे हैं। ठीक है, क्यों चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक, ये लौकिकता में विश्वास है, इसीलिए अपन इसरो जैसे है वो चीज़ें अपन सड़क बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि ये लौकिकता को जब तक आप इस जन्म को अच्छा नहीं करोगे तो आगे का जीवन कैसे अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक, मानव केंद्रित, ह्यूमन सेंट्रिक हो गया। ठीक, मानवतावाद को बढ़ावा, इसीलिए जैसे बहुत सारी जो है NGO आ रही है जो गरीबों को लेके काम कर रही है। ठीक है, कोई विकलांगों को लेके काम कर रही है, कोई LGBT समुदाय के लिए काम कर रही है। ठीक है, ह्यूमन सेंट्रिक हो गए हैं आजकल। पहले ऐसे क्या था, धार्मिक केंद्रित ज़्यादा था, भगवान को लेके ज़्यादा लोग करते हैं। आजकल जैसे मान लो कि जो नारायण सेवा केंद्र है वो गरीब में ही भगवान को मानते हैं, तो गरीब की सेवा करने भगवान के बराबर मानते हैं। तो ऐसे जो NGOs है वो आ रहे हैं। ठीक, स्वतंत्रता के ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। समानता, जैसे मान लो स्त्री महिला और पुरुष में समानता होनी चाहिए, उनके अधिकार, ये सारी चीज़ें। सामाजिक न्याय होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कानून बन रहे हैं, लॉ बन रहे हैं, बॉडीज़ बन रही है। ठीक है, और व्यक्तिवाद ज़्यादा हावी हो गए। व्यक्तिवाद इन द सेंस सब अपने सेल्फ सेंट्रिक सोचने लगे हैं कि मेरा कल्याण हो, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँ। समझ में आया? तो वो चीज़ें ज़्यादा महत्व हो गई है आजकल। ठीक, अगला है भारत में अंग्रेजों के आगमन के साथ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, ये अपन स्टार्टिंग से देख रहे थे कि उसी के टाइम से हो गया था। ये तो सारा ठीक है, ये रिपीट हो गया एक बार। ठीक है, चलो। आधुनिकता द्वारा भारतीय परंपरा पर प्रभाव हुआ है। ठीक है, ये बात तो सही है। जब मॉडर्निटी जब होता है तो स्वाभाविक सी बात है, जो अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है उसमें प्रहार होता है। मैं जैसे मान लो कि मॉडर्न वैल्यूज़ है, मॉडर्न एजुकेशन बढ़ावा मिला, तो मॉडर्न एजुकेशन के कारण स्वाभाविक सी बात है जो गुरुकुल सिस्टम तो वो खत्म हो गया। ठीक,
अब जैसे मान लो मॉडर्न एजुकेशन को अगर मान लो मदरसा में बढ़ावा दोगे तो मदरसा सिस्टम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक, स्वाभाविक सी बात। तो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ठीक। भारतीय परंपरा द्वारा आधुनिकता का विरोध, साथ ही आधुनिकता के साथ अनुकूलन और आधुनिकता के साथ परंपरा का सहअस्तित्व संभव। मतलब अपने को क्या करना है कि देखो साथ में मॉडर्निटी के साथ तो बढ़ना ही है अपने को, ठीक। क्या होता है देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, टसल चला रहता है। जो परंपरा का जो वैल्यू जो होती होगी वो मॉडर्न वैल्यूज को खराब मानती है, और जो मॉडर्न वैल्यू जो परंपरा है जो पारंपरिक तत्व उनको खराब मानती है। परंतु अपने को क्या करना, दोनों को जरूरी है। देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर आप धर्म को बिल्कुल पूर्णतः खत्म कर दोगे ना तो विज्ञान भी खत्म हो जाएगा, ये चीज़ याद रख लेना, क्योंकि बिना धर्म के विज्ञान भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना क्योंकि देखो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे इसरो का चेयरमैन है उसने अपनी तरफ से सारा काम किया, परंतु आखिर में मंदिर जा रहा है वहाँ धन्यवाद दे रहा है, या भगवान से अपेक्षा कर रहा है कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, जो मैंने मेहनत की है वो सफल हो जाए। तो कहने का मतलब है कि अपने दोनों तत्वों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पर हाँ, जो कुछ परंपरागत वैल्यू जो गलत है जैसे सती प्रथा ये सारी चीज़ें अब उनको नहीं लेके चल सकते अपन आगे, ठीक है। आजकल मॉडर्न जो है मेडिसिन है उसको आगे लेके चलना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है कि अपन योग को छोड़ दें, योग भी अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ याद रखना कि अपने को दोनों तत्वों को साथ में लेके चलना है। पर हाँ, अपने को हमेशा ये पता करना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। ऐसे में परंपरागत तत्व जो महिलाओं को मतलब शोषण को बढ़ावा दे रहे हो तो उन चीज़ों को नहीं लेके चल सकते अपन, समझ। अपने दोनों तत्वों को साथ में लेके चलना है। अब भारत में परंपरा आधुनिकता के सहअस्तित्व, भाई सबाई सी बात है, कैसे सहअस्तित्व आएगा, कैसे उन दोनों में, जैसे मान लो कि अपन मॉडर्न भी बनते जाए और अपने ट्रेडिशनल वैल्यू भी साथ में चलते रहे। तो वही मैं एक एग्जांपल दिया, इसरो की जो महिलाएं होती है, सोचो वो मॉडर्न भी है, ठीक है, और अपने ट्रेडिशनल वैल्यू को दोनों को साथ में लेके चल रही है, ठीक। तर्क के साथ धर्म की निरंतरता। अब धर्म को लॉजिकल बनाओ, जैसे इस्कॉन में अगर आप जाओगे ना तो वो लॉजिकल चीज़ें बताते हैं, ऐसे नहीं बताते आप भगवान की पूजा करो, आपको भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए वो ये बताते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो साइंटिफिक टेम्पर से बताते हैं। इसलिए अगर आप इस्कॉन में जाओगे ना तो IIT में पढ़े लिखे लोग और अच्छे जो मतलब इसरो के साइंटिस्ट है वो भी लोग वहाँ जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो साइंटिफिक वे से बताते हैं। तो धर्म भी आजकल है ना अपने आप को मतलब साइंटिफिक यूज करता है, तो लॉजिकल वे से वो सारी चीज़ें होती है। तो सवाल सी बात है कि इलॉजिकल चीज़ें रहेगी ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगी धर्म से, ठीक। औद्योगिकरण व मशीनीकरण के साथ यंत्रों की पूजा करना, आज भी देखो अपन देख रहे हैं। जैसे अभी राफेल आया था, याद करो उस दिन राफेल देखो सुरक्षा करेगा देश की, ठीक, परंतु उसका अपन कर रहे हैं। जैसे मान लो पहले गुरुड होता था, तो ये जो रक्षा है उसको इस तरीके से मान लो पहले पूजा की गई उसकी। जैसे आज भी आप विश्वकर्मा की पूजा होती है, ये याद रख लेना। कोई सा भी इंडस्ट्री हो उसमें है ना जितनी मशीनें चलती है, चाहे कोल इंडिया हो, ONGC हो, कितनी बड़ी से बड़ी हो, वहाँ विश्वकर्मा की जरूर पूजा होती है। तो अब देखो इसे मान लो पूजा कर लिया तो क्या नुकसान हो गया, मतलब मेरा कहने का मतलब अपने हथियार की भी करते हैं। किसकी करते हैं? अपने जो होते हैं ना हथियार वगैरह हाँ जो भी हाँ हो। हाँ, विश्वकर्मा वही तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि उससे ये माना जाता है मतलब कि जो भी मशीन है वो सही चले। और मतलब ये मेरा मानना है कि देखो जैसे मैं एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझना। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप कोई जीवन में कहीं से कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो उसको पहले अपना कुछ ना कुछ अपने को अर्पित करना चाहिए। जैसे मान लो मैं खाना बनाता हूँ, तो मतलब ऐसा हमें सिखाया गया कि जब खाना बनाओ ना तो पहले जितने भी आप इक्विपमेंट यूज़ करने वाले उनको हाथ जोड़ना चाहिए। मतलब कहना मतलब ड्यू द रेस्पेक्ट उनका काम करना चाहिए, ताकि जैसे मान लो आप जब चाकू का यूज़ करें तो कट ना जाओ। तो मतलब इन चीज़ों के लिए मतलब एक होता है कि आपको उसके प्रति वो होना चाहिए। तो वैसे जो जितनी भी इंडस्ट्री होती है ना उसमें देखो जो मशीनें जो होती है बहुत सारों की जान भी ले लेती है, ये बात सही है। तो वो मतलब इन चीज़ों से बच, हाँ लोहा से बना जितना वस्तु रहता है ना सभी का उस दिन पूजा हाँ किया पूजी जाता के, तो वो कारण ये होता है कि अपन उन बला से बच सके, बुराइयों से बच सके। तो मेरा कहना मतलब कि दोनों चीज़ें अपन उसमें मॉडर्न वैल्यूज के काम कर रहे हैं, परंतु साथ में अपने परंपरा के तत्व भी जुड़े हुए हैं, ठीक। आधुनिक तकनीकी से जिससे अवेयरनेस रह सके। हाँ ये बात भी सही है। मैं एक और एग्जांपल तुम्हें बताना चाहता हूँ ना। जैसे मैं एक बार है ना झारखंड गया था, मतलब 10-15 दिन का एक NGO में मैं गया था वहाँ पे, 2012-13 की बात है। तो वहाँ पे एक NGO थी, तो उसमें सब लोग क्या होते थे स्टार्टिंग में सुबह मतलब सब लोग उस NGO में काम करने आते थे। तो सब लोग है ना एक चबूतरा होता था, वहाँ पे सब बैठते थे और वो सब लोग है ना एक प्रार्थना करते थे। मतलब प्रार्थना इन द सेंस वो इस तरीके की प्रार्थना थी कि सबको साथ में मिलकर काम करना, सबको एक दूसरे के हित के बारे में सोचना है, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब कि वो प्रार्थना है,
परंतु वो एक दूसरे से मतलब साथ में मिलके काम करने, टीम वर्क की तरह है वो। तो ये गलत नहीं है। मतलब कल आप मान लो कल एक ज़िले में अधिकारी बनोगे तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ सब धर्म के लोग रहेंगे। अब प्रार्थना इन द सेंस कि आपको कैसे ऑफिस के लिए सबको मिलजुल के काम करना है, समझ में आया? तो मान लो आपको जो मतलब अब देखो काम तो आपको मॉडर्न वैल्यूज़ करना, आपको कानून को लागू करना, संविधान के सिद्धांतों का पालन करना, परंतु टीम वर्क के लिए हो सकता है कि वो प्रार्थना प्रेयर है आपके काम आए, समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। इसीलिए ना अभी 2018-19 की बात है, उस टाइम है ना सुप्रीम कोर्ट में एक ये आया था, देखो मतलब सो कॉल्ड जो अपने आप को मॉडर्नाइज समझते हैं उन्होंने बोला कि जो स्कूलों में जो है ना ये प्रेयर जो होती है इसको बंद किया जाना चाहिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें गलत क्या है, तो गलत ये बोला गया कि इसमें धार्मिक तत्वों में ज़्यादा प्रधानता होती है पर अगर जैसे मैंने मोस्टली ये देखा है कि अगर जो स्कूल की जो प्रेस होती है ना, ये अलग है कि ये जो आरएसएस वालों की जो स्कूल होती है उनको छोड़ दो, उनके अलावा जो नॉर्मल स्कूल हो ना उसमें ऐसे तत्व नहीं होते हैं, ठीक है? मतलब बहुत रेयरली होता है कि उसमें ज़्यादातर ये सिखाया जाता है। हाँ हाँ, उसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो हनुमान चालीसा ये सब पढ़ाया जाता है, वो एक अलग मामला है। हाँ, तो वो एक अलग चीज़ हो गई, परंतु जो नॉर्मल एजुकेशन है उसमें ऐसा आता है, नॉर्मल है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट लेकिन सर एक प्रॉब्लम ये भी है, अगर धर्म को मान्यता ही न देंगे तो सर इनको क्या लगता है इनके संविधान और कानून से देश चल जाएगा? कभी नहीं चलेगा। सहूलियत है ना सर, कभी नहीं चलेगा। धर्म की वजह से ही है सर ये। देखो एक चीज याद रखना कि 99% धर्म काम करता है, 1% कानून काम करता है ये हकीकत है, ये चीज याद रख लेना, ठीक है? सबसे बड़ी बात तो नहीं होता तो वैज्ञानिक सोच भी तो नहीं पाता ना इतना आगे तक से। धर्म ही तो कहीं ना कहीं देखो धर्म इतना स्ट्रेंथ क्या देता नहीं है, धर्म स्ट्रेंथ देता है, ठीक है? वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा कहने मतलब सुप्रीम कोर्ट में आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये है ना जो स्कूल कैरिकुलम में जो सारी चीज़ें एक्टिविटी होती है वो है ना R&D की चीज़ें हैं। अब आप उन पे प्रश्न चिन्ह मत लगाओ कि वो धर्म की चीज़ें नो। जैसे मान लो कि उसमें है ना ये भी प्रोविजन था कि जैसे सूर्य नमस्कार है वो गलत है, सोचो मतलब कहने मतलब लोग इलॉजिकल कितने हो जाते हैं। भाई सूर्य नमस्कार एक योग का सिस्टम है, वो सभी सी बात है, हेल्थ क्रिया है। मतलब सब लोग है ना उन चीज़ों को मतलब धार्मिक चीज़ों से, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो धार्मिक नहीं होती है, आप ये चीज़ समझने का प्रयास करो। वो चीज़ों अगर तिलक लगाना भी तो मन बोलते हैं कि मन को शांति देता है, मतलब हाँ वही मैं बता रहा हूँ। मतलब जैसे आप, मैं वही तो बताना चाहूँ, इसरो की जो वहाँ पे जो महिला देखना वो अपना कुमकुम लगाए हुई थी, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो भाई ये चीज़ें को फ़ायदा है, मतलब वो माइंड को पीस देती है, ये सारी चीज़ें होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अधार्मिक तत्व है, ये चीज़ मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि वो स्कूल कैरिकुलम का R&D का सोर्स होता है, आप उन चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। वो बच्चों में एक नैतिक वैल्यू सिखाने के लिए वो ऐसी चीज़ें की जाती है। अगर ऐसे देखने लगे तो फिर मुझे बताओ, जो क्लासरूम में पढ़ा रहा है टीचर, फिर आप तो कल उस पर प्रश्न चिन्ह करने लग जाओगे तो मेरा कहने मतलब है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगला देखो, आधुनिक तकनीक से कष्ट के साथ परंपरागत त्यौहार मकर संक्रांति, पोंगल, वैसा कि आज ही अपन मना रहे हैं, ठीक है? साथ में अपन नई नई मशीन ट्रैक्टर ये अपना रहे हैं, पर साथ में अपन जो अपने त्यौहार है वो भी अपन मना रहे हैं, ठीक? परिवार नियोजन के आधुनिक तकनीक को स्वीकृति साथ संतान को ईश्वर का वरदान भी मान रहे हैं अपन। तो ये जो एग्जाम्पल है आपको डालने हैं कि जो परंपरागत तत्व और आधुनिक तत्व कैसे साथ में चल रहा है, समझ में आया? ये चीज़ याद रखना। अगला है कि भारत में परंपरा की निरंतरता के कारण क्यों आज भी ट्रेडिशन वैल्यू अपने साथ में चल रही है। सबसे पहले यह कि तर्क और नियोजन की छूट, मतलब सब लोग अपना ना लॉजिकल वे से सोचते हैं और ऐसे को थोपा नहीं जाता किसी पे कि जैसे आप ये चीज़ करना ही है, ठीक है? टॉलरेंस है, ठीक है? एक दूसरे का सब सहिष्णुता का पालन करते हैं, इसीलिए सब सारी चीज़ें हैं। एडेप्टेशन है, एडेप्टेशन की क्षमता है, इसलिए अपन नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। एसिमिलेशन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है? और फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है? अब मैं चीज़ें समझा देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि क्या ही चीज़ें आ गई, ठीक? अब देखो सुनो, तर्क और निर्वचन की छूट होती है, मतलब सब लोग है ना अपने जैसे धार्मिक जो चीज़ें होती है, ठीक है? उसमें जैसे हिंदू धर्म में इसलिए बोला जाता है बहुत ज़्यादा लिबरल है, ठीक है? कि इसमें क्या होता है कि कुछ लोग धर्म का पालन भी कर रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो इतनी कोई सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक? अब जैसे मान लो कि अब ये जब चीज़ें होती है ना, तभी तो एक चीज़ अपन अच्छी और बुराई चीज़ों को निकाल पाते हैं। जैसे कुछ धर्म में अपनी चीज़ें मान लो कि आडंबर आ जाते हैं, तो उन आडंबर का तभी निकालोगे तब उनका लॉजिकल वे से अपन जांच करोगे, ठीक है? तो जब तर्क और निर्वचन की छूट होती है तो क्या होता है, धर्म में जो खराब चीज़ें होती है खराब निकल जाती है, तो अच्छी चीज़ें बच जाती है, तो अच्छी चीज़ें स्वाभाविक सी बात है कोई भी समाज जो अपना लेता है उस चीज़ों को, ठीक है?
टॉलरेंस की पावर है, जैसे हिंदू और मुस्लिम अगर टॉलरेंस रहेंगे तो सभी बात है एक दूसरे के धर्म की अच्छी चीज़ें सीखेंगे और वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अब स्वाभाविक सी बात है धर्म को लेके अगर रोज़ विवाद होते रहे, हिंदू मुस्लिम अगर लड़ते झगड़ते रहे तो स्वाभाविक सी बात है उस धर्म को लेकर फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट जैसे मान लो ज्ञानवापी मामला चल रहा है, ठीक, अब उसको लेके मान लो रोज़ लड़ाई झगड़े चला तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी में क्या करेगा, उसको उस जो ज्ञानव्यापी जो मान लो है वो मस्जिद है उसको मान लो बंद कर देगी। तो ना तो अब वो हिंदुओं के लिए रही ना मुस्लिमों के लिए रही। तो टॉलरेंस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात एक चीज़ समझना कि जहाँ पे देखो एक तरफ मंदिर में एक तरफ सोचो कि मान लो कि आरती हो रही है तो दूसरी तरफ जो कुरान की जो अजान जो पढ़ी जा रही है, तो ये भारतीय देश है जिसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि लोग टॉलरेंस है। पर जैसे मैं आरएसएस से इसीलिए मैं इनकी बुराई कर रहा हूँ, जैसे आरएसएस वाले लोग हैं, बजरंग दल वाले लोग अब इनका विरोध करते हैं, वो चीज़ सही नहीं है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, आप मंदिर में जब पूजा कर सकते हो तो वो अपनी जाके मजान में मतलब वो भी अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी धार्मिक राजनीति है ना। हाँ, वो सारी चीज़ें वो गलत है, ठीक है। दूसरा एडेप्टेशन की क्षमता होती है, मैं वही बता रहा हूँ कि एडेप्टेशन जैसे मान लो हिंदू और मुस्लिम इस तरीके से घुल मिल जाते हैं। जैसे आप कभी ऑब्जर्व किया करो कि जैसे मान लो कि जिस समाज में आप रहते हो वहाँ पे आसपास मुस्लिम भी रहते होंगे, अलग भी लोग भी रहते हैं, परंतु कभी कोई अंतर नज़र नहीं आएगा, ठीक है। परंतु क्या होता है ना, ये जो आरएसएस वाले बजरंग वाले दल वाले होते हैं ना, तो ये आके लोगों में जहर घोलते हैं। मैं आखिर बता रहा हूँ, देखो नूह में वहाँ पे जब लोगों से पूछा गया तो वो बोले कि हम इतने हज़ारों सालों लोगों से हम रहते आ रहे हैं, आज तक तो हमें कोई ऐसी भावना हुई नहीं। परंतु उन्होंने तुम्हें पता वो क्यों हुआ, क्यों आरएसएस वाले वहाँ पे वो रैली निकालना चाह रहे थे और उस दिन वो रैली निकली उसी कारण से हुआ। और वो कहा ना, देखो हर धर्म में कुछ ना कुछ गलत तत्व होते हैं। जैसे मान लो यहाँ है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब नहीं चाहते कि शांतिपूर्वक लोग रहे, वो दोनों तरफ ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि आरएसएस से बजरंग दल यही है, कुछ लोग उधर भी हैं जो ऐसे हैं कि जो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि चाहते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एक ना रहे। मतलब देखो जैसे गंगा जमुना की जो बोलते हैं ना तहजीब जो है, ऐसी संस्कृति कभी डेवलप नहीं होना। कुछ लोग हैं तो इन चीज़ों को सपोर्ट करते, कुछ चीज़ नहीं सपोर्ट करते। एसिमिलेशन की प्रोसेस है, मतलब ऐसे मतलब कि अपन कुछ अच्छी चीज़ें जैसे मान लो कि जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे जो ये होते हैं, जैसे मान लो कि अगर जैसे सब धर्म का अगर एक दूसरे सीखना चाहिए, जैसे मुस्लिम धर्म से सीखना चाहिए, तो सबसे मेन चीज़ है इसमें इक्वलिटी वाली, इसमें गरीब को भी सम्मान दिया जाता है, जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं, तो ये चीज़ सीखनी चाहिए। मतलब वो जैसे ईद के दिन मान लो कि लोगों को गिफ्ट देते हैं, ठीक, तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर इस आधार पर करें तो लोगों में मतलब कि जो असमानता जो आज है वो नहीं होगी, ठीक। अगर आपको सिख धर्म से सीखना हो ना, तो सिख धर्म में सीखो कि वहाँ पे चाहे कितना व्यक्ति कितना करोड़पति हो जाए फिर वो सेवा करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि आप गुरुद्वारे में जाओगे तो चप्पलों को मतलब वो मानते हैं कि चप्पल सबसे मेन चीज़ है, मतलब सेवा भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण। जैसे लंगर सेवा ये जो गुरु नानक द्वारा सीख शुरू करी, तो ये गरीबों को खाना दिलाना, मतलब इस तरीके की जो है वो करना बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। हिंदू धर्म से सीखना हो तो आपको टॉलरेंस पावर सीखनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब कहने मतलब कि हर किसी धर्म में कुछ ना कुछ अपने को सीखने को मिलेगा, तो ये सीखना चाहिए। तो ये एसिमिलेशन की प्रोसेस है कि आपको ये अपनानी चाहिए। अब आप हिंदू धर्म के हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्मों के बारे में कुछ पता ही नहीं, आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके व्यक्तित्व में फ्लेक्सिबिलिटी हो। आप जैसे मान एक एग्जांपल हर धर्म के हाथ होनी चाहिए। हाँ, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कभी आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे मतलब जैसे ये आरएसएस वाले बजरंग दल वाले ऐसे मानते हैं कि जैसे मान लो कि मुस्लिम लोगों को देखना, टोपी में देखना, या उनको जो मतलब देख के ही मतलब खून उनका जलने लग जाता है, वैसे टाइप से मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए आपका नेचर। ये चीज़ याद रख लेना। मतलब कोई सा भी नए व्यक्ति मिले, नए समाज का कोई व्यक्ति मिल रहा है, आप उससे अच्छे से मिलिए, जानिए, पहचानिए। देखो मैं खुद बता रहा हूँ, जैसे मैं बचपन में मैं खुद ये चाहता था कि मेरे लोग मतलब मैं जैसे मान लो गांव में था तो मेरे गांव में एक ही मुस्लिम परिवार था, तो मतलब मेरा हमेशा ये रहता था कि सीखने की, भाई उनका कैसा रहता है, क्या है, ये प्रोसेस होनी चाहिए। आपको सीखने की ललक होनी चाहिए, दूसरे धर्म को जानो, दूसरे धर्म को पहचानोगे तभी तो आप उन चीज़ों को समझ पाओगे ना, ठीक है। तो मेरा कहना है मतलब ये है कि हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखो, कभी रिजिडिटी मत रखो अपने विचारों में। नहीं मुस्लिम धर्म तो हमेशा ही गलत होता है, मतलब समझ रहे हो ना, ये रिजिडिटी है, ठीक है। या हिंदू धर्म गलत ही होता है, ठीक है। या मान लो कि मतलब कहने का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए आपको, मतलब कि ये तर्क वितर्क के आधार पर जानो क्या चीज़ सही है क्या है गलत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो सुनो ध्यान से, अब ये चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब ये जितने भी क्वेश्चन है कल अब मैं देखूंगा, जब तक मैं अगली क्लास लूँगा ही नहीं। अभी जितने सारे क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन है, ये सारे करके आने हैं। 4 क्वेश्चन है, 4, तो चारों को लिख के लाना इसका मॉडर्न आंसर, तब जाके अपन फिर ये कल ही क्लास शुरू करेंगे, ठीक है।
किसी को डाउट हो तो पूछो, ओके डाउट हो तो पूछो, बताओ। सर, डाउट क्वेश्चन करते टाइम आएगा तभी कॉल कर लेंगे। अपन बस ये चीज़ याद रखना ना, जब भी क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें एग्जांपल पुट आउट करना। ये पॉइंट तो आपको यूज करने ही है। देखो अभी नोट्स देख देख के आपको लिखना है आंसर तो, परंतु याद रखना आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी लिखना। मैं एग्जाम्पल देखूंगा और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए भी है, तो वो एग्जाम देखने चाहिए। जैसे भारतीय समाज की आधुनिकता, एक छद्म आधुनिकता चर्चा कीजिए, तो आपको बताना कि कैसे है, ठीक है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, इस मटेरियल का भी यूज कर लेना, पर अच्छा आंसर लिख के आना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर मुझे तो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट समाजशास्त्र लग रहा है, सर से भी पढ़े और आपके, मतलब बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। मतलब इसलिए लगता है ना क्योंकि आप उसी समाज सोसाइटी में जी रहे हो और वही पढ़ रहे हो। इस कुछ नया है ही नहीं, हाँ। जो हम जी रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं। वही सारी चीजें। बहुत अच्छा है सब्जेक्ट। ठीक है, बताओ किसी को और कुछ डाउट हो। सर विजन का टेस्ट कब होएगा? 17 तारीख को। कल आपका पॉलिटी का टेस्ट है, एनसीईआरटी पॉलिटी, एनसीईआरटी पीटी वाला टेस्ट। तो याद करो मैंने बोला था दृष्टि वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे जो 6 से लेके 12 तक लगभग 250 से 300 350 क्वेश्चन है वो, तो वो कल सोल्व करने हैं आपको। टाइम ले लेना, टाइम दिक्कत नहीं है, पर सारे सोल्व करना और मुझे स्कोर बताना, ठीक है। सर 2 दिन बाद दूंगी मैं तो। ठीक है, दे लेना जो भी है, मुझे टेस्ट दे के उसका स्कोर जानना है, ठीक है। अरे ये बताओ सोशल जस्टिस का टेस्ट कहाँ है आप लोगों का? इंडियन सोसाइटी का टेस्ट कहाँ पे आप लोगों का, बताओ। किसी का एक क्वेश्चन भी लिख के ना आया, लापरवाह हो रहे तुम लोग, ठीक है ना। मैं है ना पर्सनली क्लास लूँगा तुम लोगों की, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, फिर और कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं सर। चलो ठीक है फिर, है ना, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन लिख के लाओगे आगे, तभी मैं क्लास लूंगा। मैं पहले बता रहा हूँ, नहीं लूंगा क्लास, मैं पहले बता रहा हूँ। सीसेट जी कराएंगे? सीसेट आज मंडे टू फ्राइडे रहेगा सीसेट, अभी नहीं, ठीक है। अरे सुन लो, कल जब लिख के लाओगे तो कल मैं क्लास ले लूंगा। अगर कल चारों आंसर लिख के नहीं आए, आप लोग मतलब रेगुलर मान लो कि 7 लोग हो, 7 में से 5 के लिख के आना ही चाहिए। चलो मान लो नगीना नहीं लिख रही है, नगीना लिखोगी, लिख लेना। हाँ सर लिख लूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। तो लिखना कम से कम 5 का मुझे दिखना चाहिए, 5 का दिखेगा तभी मैं लेक्चर ये यहाँ से क्लास शुरू करूँगा। अरे मुझे जहाँ तक लग रहा है मोस्टली है ना 15 या 20 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा इंडियन सोसाइटी अच्छे तरीके से। तो इंडियन सोसाइटी अच्छे से आप सीख जाओगे, 20 क्लास में हो जाएगा, मतलब इस महीने तक इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अरे अच्छा खासा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो ठीक है फिर, है ना, गुड नाइट, गुड नाइट।